क्लास लेक्चर से हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन कंसेप्ट, जिसमें हमने अलग अलग कमेटी पढ़ी। अब हमारे कुछ और पॉलिसीज रहेगी, जैसे इंडियन ड्रग पॉलिसी। इंडियन जो ड्रग पॉलिसी है, इसमें क्या था, जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसमें जो 70s और 90s के पीरियड में जो इंडियन ड्रग पॉलिसी थी, उसने क्या किया, रिपोर्ट की एक हाथी कमेटी को रिपोर्ट की। ठीक है, ये क्या था, इनका लैंडमार्क था हाथी कमेटी 1975 में। इनका मेन एम्फसाइज किस पे था कि नीड ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ मेडिसिन, की जो रिक्वायरमेंट है मेडिसिन की, एंड एंश्योरिंग द अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एट रीजनेबल प्राइसेस। मतलब कि एक तो मेडिसिन सही अमाउंट में जब रिक्वायरमेंट है वो मेडिसिन हमें प्रोवाइड करें, सबसे पहला। दूसरा क्या है, उसमें अबंडेंट इतनी उनकी अवेलेबिलिटी हो कि वो जो मेडिसिन जिसको चाहिए वो रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हो। ठीक है, तो इनका जो 1980 जब सितंबर 1994 में, तो ये जो ड्रग पॉलिसी थी, आगे इसी ड्रग पॉलिसी में मॉडिफिकेशन कर दी गई। जो 1986 ड्रग पॉलिसी थी, इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया गया। इस मॉडिफिकेशन में क्या देखा गया, सबसे पहले तो इसमें जो फंक्शन था कि इंश्योर किया गया अबंडेंट अवेलेबिलिटी। इसमें अवेलेबिलिटी तो होगी रीजनेबल प्राइसेस पे, प्लस में जो एसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, ठीक है, उनके लिए वो गुड क्वालिटी भी होनी चाहिए, इन्होंने ये कहा। नेक्स्ट है कि स्ट्रेंथनिंग द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है ड्रग प्रोडक्शन में, उसकी स्ट्रेंथनिंग, उसको बढ़ावा दिया जाए, एक तरह से बढ़ोतरी दी जाए, उसको ज्यादा उसके ऊपर एम्फसाइज किया जाए। स्ट्रेंथनिंग द इंडिजीनियस, नेक्स्ट क्या था, इंडिजीनियस जो कैपेबिलिटी है प्रोडक्शन ऑफ ड्रग की, उसके ऊपर भी स्ट्रेंथनिंग ज्यादा उसके ऊपर फोकस किया जाए। जब इन सब पे एम्फसाइज किया गया, देखा गया कि जो इंडिया है उसकी लिबरेशन हो रही है इन दी बेस ऑफ इकोनॉमी बेस पे भी, क्योंकि ब्रिटिश चले गए, अभी इंडिपेंडेंस मिल गई। ठीक है, तो उनको ये था कि अब हमें इकोनॉमिकल राइज अप करना है, सेटअप करना है, तो वो अट्रैक्ट हो रहे थे कि फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपना इकोनॉमिकली राइज अप कर सकते हैं। तो इन 1994 में जो इसके अंदर मॉडिफिकेशन, वो तो पहले ही थी, उसके बाद मॉडिफिकेशन की गई। इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन की गई, इन्होंने क्या किया, अबॉलिश कर दिया लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को। मतलब कि बाकी ड्रग्स के लिए लाइसेंस के लिए रद्द कर दिया गया कि उनके लिए लाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन कुछ जो बल्क ड्रग्स थी, जैसे विटामिन B1, B2, फॉलिक एसिड, टेट्रासाइक्लिन एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इनके लिए तो लाइसेंस होना जरूरी है, बाकी के लिए लाइसेंसिंग अबॉलिश कर दिया गया। या फिर जो बल्क ड्रग्स हैं प्रोड्यूस बाय यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, उनके लिए लाइसेंस जरूरी है, बाकी सबके लिए रद्द कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, नेशनल ड्रग अथॉरिटी का भी सेटअप किया गया। जब मॉडिफिकेशन हुई, नेशनल ड्रग अथॉरिटी सेटअप की गई। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इट प्रोवाइडेड न्यू सिस्टम, एक नया सिस्टम दिया, जिन्होंने क्या किया, फिक्सिंग कर दी और रिवाइजिंग, जो भी ड्रग प्राइस थी उसको एक तरह से फिक्स कर दिया गया और दोबारा से रिवाइज किया गया। ठीक है, बाय सेटिंग अप, कैसे, किसने किया ये सब, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, एक अथॉरिटी बना दी गई, फार्मास्यूटिकल नेशनल प्राइसिंग अथॉरिटी बना दी गई। उस अथॉरिटी ने क्या किया, जो भी थी प्राइस की, जो हमें यही करना है ना, एसेंशियल मेडिसिन सप्लाई कर रही थी, ये वाली जो पॉलिसी थी इंडियन ड्रग पॉलिसी रीजनेबल प्राइस पे, तो उन्होंने नया जो था रिवाइज करके उसकी जो प्राइस थी पर्टिकुलरली फिक्स कर दी कि ये चीज इतनी प्राइस पे ही अवेलेबल होगी। कैसे की है, किसने किया, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का सेटअप करके। उनका काम ये था कि उसने प्राइस का ध्यान देना है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के, मतलब कि, और किसका सेटअप किया, नेशनल ड्रग अथॉरिटी का भी सेटअप किया। ये सब किसमें हुआ, जब ये न्यू जो ड्रग पॉलिसी थी ना 1986 की, ठीक है, तो उसमें अमेंडमेंट, उसमें क्या किया गया, मॉडिफिकेशन, उसको मॉडिफाई कर दिया गया था। ठीक है, पहले तो ये था कि अवेलेबिलिटी करनी है रीजनेबल प्राइस पे, अच्छी क्वालिटी की लाइफ सेविंग ड्रग्स की, और स्ट्रेंथनिंग की गई थी बहुत ज्यादा किस पे, इंडिजीनियस कैपेबिलिटी ऑफ ड्रग की। लेकिन जब उनको पता चला कि हम इकोनॉमिकली लिबरेट हो चुके हैं, इंडिपेंडेंस के बाद लिबरेशन मिल गई है, हमें इकोनॉमिकल राइज करना है, तो वो ये भी नहीं कर सकते थे कि आपने बिल्कुल ही फॉरेन ड्रग को बिल्कुल छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या किया, फॉरेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ठीक है, फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी की बेस से वो बढ़ सकता है, तो उन्होंने क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया लाइसेंसिंग बाकी सारे ड्रग्स के, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शनल केस छोड़कर, जैसे विटामिन B1 हो गया, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गया, जो ड्रग्स तैयार होकर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से, ठीक है, बाकी सब पे रद्द कर दिए। इन पे लाइसेंसिंग होनी जरूरी है। एक नेशनल
फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बना दी। उसने क्या रिवाइज कर दिया सारा और फिक्सिंग कर दी प्राइस की किसी भी ड्रग की। और इन्होंने नेशनल ड्रग अथॉरिटी का भी सेटअप कर दिया, ठीक है। और कुछ लिस्ट में से 142 प्राइस कंट्रोल ड्रग्स थी, ठीक है, उनकी सिंगल लिस्ट बना दी जिसमें 72 ड्रग्स कवर हो रही थी। पहले 142 थी, उससे 76 ड्रग्स बन गई। ये किसका काम था? इन्होंने ये ड्रग इंडियन ड्रग पॉलिसी का काम था, उन्होंने ये सब कुछ किया। और इन्होंने कुछ ये भी प्रॉमिस किए कि जो फार्मास्यूटिकल रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है, फार्मेसी की फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उनको मोटिवेट करने के लिए, कैपिटल को भी एनहांस करने के लिए उनके इंसेंटिव रखे गए, ठीक है, जिससे क्या होगा, वो एक तरह से मोटिवेशन मिलेगी तो शायद रिसर्च और बढ़िया होगी, ठीक है, इकोनॉमिकल लेवल पे भी राइज अप होगा, ठीक है। और इसमें ये भी था कि ऑटोमेटिक जो फॉरेन टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स थे उसको अपने आप ही अप्रूवल मिल जाए, ये सब इंडियन ड्रग पॉलिसी के अंडर था। उसके बाद ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर आ गए जिसमें डीपीसीओ आ गया, ठीक है। ये जो सरकार थी, हमारी गवर्नमेंट थी इन 1970 के अंदर, इन्होंने क्या किया, जो ड्रग प्राइस कंट्रोल था, इन्होंने कंट्रोल किया प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल बिजनेस। अब देखो, फार्मास्यूटिकल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो ये नहीं देख रहे थे कि किस वे से, बस अपना प्राइस को एनहांस कर रहे थे, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करना है कि प्रॉफिट भी हो, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनको प्रॉफिट भी हो और वो रीजनेबल प्राइस पे पेशेंट्स को अवेलेबल भी हो। ये दोनों चीजें, ये किसने किया? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ने। इन्होंने क्या किया? कंट्रोल्स द डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ मेजर बल्क ड्रग्स एंड देयर फॉर्मुलेशन। जो डोमेस्टिक प्राइस थे ना, जो हम डोमेस्टिक प्राइस मींस इंडिजीनियस जो ड्रग्स थी, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ड्रग्स की, तो उनके जो डोमेस्टिक प्राइस थे मेजर, चाहे वो बल्क ड्रग्स हैं चाहे वो उसकी फॉर्मुलेशंस है, उनके ऊपर कंट्रोल कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका एम क्या था, मेन क्या मकसद था, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल जो अपना बिजनेस चला रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे या फिर ड्रग स्टोर ओपन कर रखा था, केमिस्ट शॉप था, उनका मेन काम सिर्फ ये था कि हम अपनी इकोनॉमी को राइज करने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए अपने प्राइस उन्होंने रखने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, अपना प्रॉफिट देखना। लेकिन अब जो पेशेंट्स थे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना। अगर कोई भी मेडिसिन है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता कोई पेशेंट, तो हेल्थ केयर सर्विसेज इट मींस वो नहीं प्रोवाइड कर पा रही सरकार। तो इसलिए ये ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर था जो कि 1970 में इन्होंने कंट्रोल किया कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उन्होंने भी बिजनेस करना है, उनको प्रॉफिटेबल भी हो, और दोनों पहलू रखे गए क्या कि उनके लिए भी प्रॉफिटेबल हो, प्लस जो पेशेंट्स हैं उनको भी रीजनेबल प्राइस पे, अफोर्डेबल प्राइस पे, कि वो अफोर्ड कर सके, अवेलेबल हो मेडिसिन, ठीक है। ये इनका मेन एम था, ठीक है। बात करें इसमें ड्रग प्राइस की, तो इन इट्स इंट्रोडक्टरी फॉर्म ऑफ बिजनेस इनडायरेक्टली कंट्रोल, इसमें क्या होता है, डायरेक्टली नहीं, हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली कंट्रोल किया था इन्होंने इंडियन फार्मास्यूटिकल जो बिजनेस था, जो इंडस्ट्री थी, उसके ऊपर इनडायरेक्टली कंट्रोल किया था, ठीक है। तो इन्होंने, ये इनका मेजर एम था, ठीक है। उसके बाद इनकी जो ये ड्रग प्राइस कंट्रोल थी, इसके कुछ वो आए सक्सेसिव ऑर्डर्स आए, ठीक है। जो ऑर्डर्स थे वो कब इशू हुए थे? 1979 में, उसके बाद 1987 में, उसके बाद 1995 में, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि कंट्री की लिबरलाइजेशन हो रही है, जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो इस प्रोसेस पे थी कि वो नए एक एरा में पहुंच रही थी। क्योंकि पहले तो सब कुछ ब्रिटिश के अंडर हो रहा था, अब वो बिल्कुल आज़ाद हो गई थी, लिबरेट हो गई थी, पूरी फ्रीडम, इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर रही थी इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो ऑब्वियसली अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है, इकोनॉमी को राइज करने के लिए वो ये सब सोच रही थी। लेकिन ये सब तभी बेनिफिशियल है जब वहाँ की जो पेशेंट है वो उसको रीजनेबल प्राइस पे वो अवेलेबल हो। तो दोनों चीजों को कंक्लूड करते हुए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ने क्या किया, इन्होंने ये भी देखा कि प्रॉफिट भी हो दोनों तरफ से, ताकि इकोनॉमी को भी इफेक्ट ना पड़े, इकोनॉमी का भी राइज हो, जो इंडियन कंट्री है, हमारे कंट्री की इकोनॉमी भी आगे बढ़े, ठीक है। और जो बिजनेस, जिसने फार्मास्यूटिकल बिजनेस खोल रखा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कोई यूनिट खोल रखी है उसने, चाहे वो अपना केमिस्ट शॉप है, मेडिकल स्टोर है, कुछ भी है, उसको भी प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। एंड थर्ड वन इज जो पेशेंट है, जो हेल्थ केयर सर्विस जिसको प्रोवाइड करनी, वो भी उस मेडिसिन को अफोर्ड कर सके। ये था ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। उसके बाद हम मूव करें तो नेशनल फार्मास्यूटिकल
हम बढ़ गए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है, जो कब एस्टेब्लिश हुई थी? 29 अगस्त 1997 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है। अब ये जो प्राइसिंग अथॉरिटी है, इसने क्या किया था? इसने फिक्सेशन की थी और रिवीजन की थी किसकी? प्राइसिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये चलती आ रही है क्योंकि जो मेन मुद्दा था, देखो डेवलपमेंट हो गई, ठीक है, इंडिजीनियस ड्रग की फॉर्मेशन होने लग गई थी, लेकिन मुद्दा जो मेन आ रहा था, मेन जो बात थी वो थी उसकी प्राइस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जब इंडिया लिबरेट हुआ एक न्यू एरा में उसने स्टेप अप किया था, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी की, इंडस्ट्री की, ठीक है। तो उसमें फिक्स जो ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, ये नेशनल लेवल पर, इसको NPPA कहते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट की गई, ठीक है, ताकि इसमें नेशनल लेवल पर सारी जितनी भी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग की फिक्सेशन कर दी कि इसकी इतनी ही प्राइस की ये चीज देनी है हमने, ठीक है। अब कोई भी है जैसे 100 mg की टेबलेट है, ये PCM 100 mg की, इसकी फिक्सेशन कर दी कि ये कोई भी कंपनी की इससे ज्यादा नहीं हो जाएगी, उसकी लिमिट तय कर दी, फिक्स कर दी, और जितने भी पिछले जो प्राइसेस थे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के, उसको भी दोबारा से रिवाइज किया गया। अगर ठीक है तो सही है तो वो वैसे ही रहने दिया, नहीं तो उसके अंदर जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस किए। अब इनके मेन फंक्शंस क्या थे और NPPA के फंक्शंस की बात करें तो इन्होंने क्या किया? इम्प्लीमेंट एंड एनफोर्स द प्रोविजंस ऑफ ड्रग ऑर्डर। इन्होंने क्या किया? जो प्राइस कंट्रोल में, तो इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की, जो भी प्राइस कंट्रोल थी उसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? मॉनिटर किया ड्रग अवेलेबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि किसी ड्रग्स की शॉर्टेज तो नहीं होगी, ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई करके जो भी है ड्रग्स को अवेलेबल करवाया, उसको मॉनिटर करवाया, ठीक है। और इसमें क्या किया? इन्होंने डील किया, इट डील्स विद द लीगल मैटर्स अराइजिंग आउट द डिसीजन ऑफ अथॉरिटी। जो भी लीगल मैटर्स थे, जो उनके जो डिसीजन के बाद खड़े हो गए, ठीक है, जब उन्होंने डिसीजन लिया अथॉरिटी ने, उसके बाद जो लीगल मैटर थे उसको भी किसने? जो NPPA थी, इन्होंने ही डील किया, यही डील करते थे, ठीक है। और क्या करते थे? ये जितना भी जो डाटा था ना रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन के, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन हो रही है या एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, मार्केट शेयर है इंडिविजुअल कंपनीज का, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज का, ये सारा डाटा किसके पास था? ये इन्होंने ही कलेक्ट किया था, NPPA ने, यही कलेक्ट करता है। तो ये डाटा का कलेक्ट करना, चाहे वो इम्पोर्ट हो रहा हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो रहा हो, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल कंपनी का कोई प्रॉफिट है उसके रिगार्डिंग हो, तो ये सारा डाटा कलेक्ट करना, मेंटेन करना, ये भी किसका काम था? NPPA का, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का, ठीक है। तो ये हमारा सारा इवोल्यूशन के बारे में था कि कैसे जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज थी, जब वो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, किस तरह से वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और उसकी इवोल्यूशन हुई फार्मेसी के कंसेप्ट में, किस तरह से आगे बढ़ा, एक नेचुरोपैथी सिस्टम से, नेचुरल ड्रग से कैसे वो कन्वर्जन हुई इसमें एलोपैथी सिस्टम में, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन किस तरह से इसके रूल्स और लॉज थे उसकी हमने डिटेल स्टडी की थी, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या स्कोप था, ये लेजिस्लेशन क्यों आया उसके रिगार्डिंग पढ़ा था, और कैसे इसमें जो कंसेप्ट थे कैसे वो मूव ऑन करा फ्रॉम नेचुरल ड्रग सिस्टम से बिफोर इंडिपेंडेंस से लेकर आफ्टर जब लिबरेशन हुई, लिबरेशन होने के बाद वो फार्मेसी के अंदर कैसे डेवलपमेंट आई, ये हमने सारा इस फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया में इस चैप्टर में कवर कर दिया। ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।